हाँ बच्चा देखिए, रिवरमैन प्रॉब्लम। रिवरमैन प्रॉब्लम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है 2D रिलेटिव मोशन का। अब ये 2D रिलेटिव मोशन में क्यों आता है? क्योंकि नदी बहती एक्स की तरफ, नदी का जो बहाव है वो कहीं मान लीजिए पूरब की तरफ एक्स में है और आदमी को नदी पार करना है, तो आदमी इधर तो भागेगा नहीं, आदमी कहां भागेगा? इधर भागेगा। आदमी कहां भागेगा साहब? इस दिशा में आदमी तैर के जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नदी का बहाव एक्स में, आदमी इस तरफ तैरेगा, इस तरफ जाएगा, कहीं इधर जाएगा, इधर जाएगा, जहां भी जाना उधर जाएगा, लेकिन आदमी वाई में जाएगा और वाई में इधर एक्स वाई तल में जाएगा और नदी एक्स में ही बहेगी। ठीक है ना? इसलिए 2D रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आता है। अब इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 2D रिलेटिव मोशन तो है, 2D रिलेटिव मोशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इससे हर साल एक छोटा सवाल आता है, बेसिक सवाल, एकदम कंसेप्चुअल सवाल नीट में इस पे पूछते हैं। कैसा सवाल पूछते हैं और क्या होता है अपन बात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए एक रिवर है, सवाल से शुरू करते हैं, और नदी का बेग आगे की तरफ है, नदी में पानी का जो बहाव है, नदी में जो पानी का बहाव है वो आगे की तरफ है, एक्स में नदी फ्लो कर रही है, और नदी हमेशा एक्स में ही फ्लो करती है। नदी जैसे मतलब नदी एक दिशा में ही फ्लो करती है। ये इस कंसेप्ट को आसान बनाता है। जैसे मान लो कभी तुमसे ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि पानी इधर बह रहा है, नदी में बहाव इधर है, नदी का बहाव इधर कैसे होगा साहब? नदी में पानी आगे ही बहता है, तो नदी का जो बहाव होगा वो एक एक्सिस में ही होगा। चाहे वो वाई एक्सिस में, मान लीजिए नदी ऐसा है, नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है तो पानी ऐसे बहेगा, पानी ऐसे बहेगा, या नदी ऐसा है तो पानी ऐसे बहेगा। तो ये एक एक्सिस हो गया ना आपका, इसी को एक एक्सिस मान लीजिए। तो पानी का जो बहाव है वो एक लाइन में होगा, मतलब वो एक रेखीय होगा, वो प्लेन में, एक तल में नहीं होगा, वो एक्स एक्सिस में ही होगा। पानी का बहाव आगे की तरफ है मान लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये सवाल आसान कैसे बनेगा? क्योंकि पानी का बहाव हमेशा एक ही तल में होगा, मतलब एक ही अक्ष में होगा, एक्स एक्सिस में पानी का बहाव होगा। तो मान लीजिए पानी का बहाव अभी मान लीजिए VR है। अब आप यहां पे बैठे हैं, आपको नदी क्रॉस करके जाना है उस तरफ न्यूनतम समय में। तो ये सवाल लिखा है, न्यूनतम समय में नदी पार करने के लिए आदमी किस दिशा में तैरना प्रारंभ करेगा। अब तुम्हें यहां पे फिजिक्स का कंसेप्ट यूज नहीं करना, मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है। मैंने आपको फिजिक्स अभी नहीं पढ़ाया कि रिवरमैन प्रॉब्लम क्या होता है, नदी आदमी का प्रॉब्लम क्या होता है। आप मुझे बस इतना बताइए कि जैसे ही ये आदमी नदी में कूदेगा और नदी को तैर के पार करना चाहता है, तो न्यूनतम समय में नदी पार करने के लिए, क्या तुम्हारे गांव में नदी है? क्या तू नदी में कूदा है? क्या नदी में तैरा है? सब कुछ है ना? तो बताओ, तुम नदी में कूद गए, नदी का बहाव आगे है, न्यूनतम समय में नदी पार करने के लिए किस दिशा में तैरोगे? 1 में, 2 में, 3 में? लगातार इस दिशा में तैरना चाहोगे, यहां से तैरना प्रारंभ करोगे कि यहां से तैरना प्रारंभ करोगे? बताओ। और आश्चर्य की बात है कि तैरना सबको आता है, लेकिन इस सवाल का जवाब सब गलत देते हैं। न्यूनतम समय में नदी पार करने के लिए आदमी किस दिशा में तैरना प्रारंभ करेगा? 1 में, 2 में, 3 में? न्यूनतम समय में नदी पार करने के लिए आदमी किस दिशा में तैरना प्रारंभ करेगा? 1 में, 2 में, 3 में? बताइए। नदी का बहाव एक्स एक्सिस की तरफ, पूरब की तरफ है। नदी कहां बह रही है? पूरब की तरफ। चलो क्या करोगे बताओ? तो ज्यादातर बच्चा जवाब देता है सर 1 में जाएंगे, कुछ बच्चा जवाब देता है 3 में जाएंगे, कुछ बच्चा जवाब देता है 2 में जाएंगे। असल जवाब 2 है आपका। अब ये 2 क्यों है? इसी कंसेप्ट को समझना, रिवरमैन प्रॉब्लम को समझना है, इसी कंसेप्ट को समझना। आइए मैं आपको समझाता हूं। नदी अपने दम पे पार करी जाती है, ये स्टेटमेंट रख लो। नदी अपने दम पे पार की जाती है। नदी का बेग, फ्लो ऑफ रिवर, ना तो नदी पार करने में मदद करता है, ना ही नदी पार करने का में विरोध करता है। जो रिवर का फ्लो है, असल में देखो रिवरमैन प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्या है। मान लो कि नदी, धीरे धीरे समझना बेटा, कंसेप्चुअल थोड़ा समय लगेगा। नदी एक्स की तरफ बह रही है, अब तुम इस नदी में कूद गए और तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हो, नदी में कूद के यहां पर रेस्ट में हो, चलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हो, रेस्ट में हो, तो नदी क्या करेगा? आपको अपनी तरफ एक्स में खींच के लेके जाएगा।
वाई में जान धक्का तो नहीं देगा, क्योंकि नदी का बहाव एक्स में है। नदी का बहना मतलब समझो कि गाड़ी का चलना, चलते हुए गाड़ी पे तुम बैठ गए तो गाड़ी क्या करेगा, अपने साथ लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी एक्स में जा रहा है, तुम गाड़ी में बैठो तो गाड़ी तूने वाई में धक्का दे दिया। देख गाड़ी ऐसे जा रहा है, गाड़ी के छत पे बैठोगे तो गाड़ी क्या करेगा, अपने साथ लेके जाएगा कि इधर धक्का दे देगा साहब, गाड़ी के में बैठोगे गाड़ी अपने साथ ले जाएगा। तो नदी में मान लो जाके तुम बैठ गए, कहां जाके बैठ गए, नदी में जाके बैठ गए। नदी का बहाव आगे की तरफ है वीआर, अब तुम जाके नदी में बैठ गए, यहां पे जाके बैठ गए तो नदी क्या करेगा, अपने तरफ एक्स में खींच लेगा। किधर खींच लेगा, अपनी तरफ एक्स में खींच लेगा। मतलब नदी क्या करता है, नदी के बहाव का इंटेंशन क्या है कि उसको अपने फ्लो में आदमी को खींच लेता है। अब जब तुम यहां पे कूदे, तुम्हें साहब इस नदी को पार करके, यहां से नदी है, नदी का बहाव 2 लाइन से समझ में आ गया। अब तुम यहां से कूदे, तुमको क्या करना है, तुम्हारा काम क्या है, नदी को क्रॉस करना। नदी को क्रॉस करने के लिए किधर जाना पड़ेगा, वाई में जाना पड़ेगा। और याद रखिएगा नदी क्या करेगा, जैसे ही नदी में कूदोगे अपनी तरफ खींचेगा, तुम्हें नदी के विड्थ के लॉन्ग धक्का नहीं देगा, या नदी में वाई में जाने से नहीं रोकेगा। एक्स के गति का प्रभाव कभी वाई में होता ही नहीं है, एक्स के गति का प्रभाव कभी वाई में होता ही नहीं है। नदी क्रॉस करना मतलब यहां से यहां जाना। तुम्हें कहां जाना है साहब, अगर मैं इसको मैं एक्स बना दूं और इसको वाई बना दूं, क्या बना दूं, तुम्हें समझा के रहूंगा आज मैं, रिवरमैन प्रॉब्लम तुम्हें समझा दूंगा मैं। ये अगर मैं एक्स मानता हूं, ये अगर मैं वाई मानता हूं, क्या मानता हूं, ये अगर एक्स मानता हूं, ये वाई मानता हूं, तो आदमी को नदी क्रॉस करने के लिए जाना कहां है, वाई में। और रिवर का फ्लो कहां है, एक्स में। रिवर क्या कर लेगा, एक्स में खींचेगा, लेकिन वाई में धक्का नहीं देगा और वाई में जाने से रोकेगा भी नहीं। एक्स के गति का प्रभाव वाई में नहीं पड़ता, एक्स के गति का प्रभाव वाई में नहीं पड़ता। मतलब साफ है कि नदी का बहाव, फ्लो ऑफ रिवर, ना तो नदी पार करने में मदद करता है, ना ही नदी पार करने में विरोध करता है। क्योंकि नदी पार वाई में करना है, नदी का फ्लो एक्स में है। नदी का फ्लो एक्स में होने की वजह से, नदी का पानी एक्स में बहने की वजह से आदमी को एक्स में खींच लेगा, एक्स में खींचेगा आदमी को, और एक्स में खींच लेगा। इसमें वाई के मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो तुम्हें अगर नदी जल्दी पार करना है तो अपना पूरा का पूरा इंटेंशन रखोगे वाई में भागोगे तो नदी कुछ नहीं करेगा, नदी करेगा वो तुम्हें थोड़ा एक्स में खींच लेगा, तो रिलेटिवली तुम यहां पहुंचोगे, चलोगे यहां से पहुंचोगे यहां। अब इसमें इस डायरेक्शन में जो तुम्हारा वेलोसिटी आएगा वो वीआर खुद तुम्हें आगे खींचने की वजह से एक कंपोनेंट दे देगा और तुम लगातार ऊपर जाते रहोगे। लगातार कहां जाते रहोगे, ऊपर। तो तुम्हें बस इतना समझ आया क्या कि नदी एक्स में बह रहा है, नदी पार करने के लिए वाई में जाना है, और एक्स का गति वाई पे कोई फर्क नहीं डालेगा। इसीलिए मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है, बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है कि नदी अपने दम पे पार करी जाती है। आपका वेग ही नदी आपको पार कराएगा, नदी का वेग नदी पार नहीं कराएगा। क्यों, क्योंकि नदी का वेग साहब आगे है। अगर तुम मेरी बात सुनना, अगर तुम इधर जाने की कोशिश करोगे तो इसका 2 घटक होगा, एक पीछे एक ऊपर। नदी कौन पार कराएगा, ऊपर वाला। ये नदी पार नहीं कराएगा, ये तो नदी के विपरीत हो गया। मतलब नदी तुम्हें आगे लेके जाना चाहता है लेकिन तुम पीछे भागे, तो क्या होगा, नेट स्पीड वेलोसिटी कम हो जाएगा। नदी कौन पार कराएगा, वीएम का वर्टिकल कंपोनेंट। तो ऐसा क्यों ना करे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि जल्दी नदी पार कर ले। तो इसके लिए कहाँ भागोगे, इस दिशा में भागोगे। समझ आया आपको थोड़ा सा। तो इस दिशा में नहीं भागेंगे, इस दिशा में नहीं भागेंगे, कहाँ भागेंगे, सीधा ऊपर भागेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे, 2 नंबर पथ से तैरना, 2 नंबर पथ पर तैरना प्रारंभ करेंगे। समझ आया तो ना बात। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है बताओ, क्योंकि नदी पार करने के लिए आदमी कहाँ जाना चाहता है, वाई में, और नदी का बहाव है एक्स में। इसीलिए एक्स का, नदी का बहाव ना तो नदी पार करने में मदद करता है, ऐसा नहीं कि नदी का प्रवाह कुछ कर ही नहीं सकता। नदी का प्रवाह, नदी का वेग कुछ कर ही नहीं सकता, नदी का वेग करेगा लेकिन अपनी तरफ खींचेगा। और मान लो ये नदी इधर बह रही है, तुम गए नदी में कूद गए और इसी की तरफ तैर रहे हो, ये तुम्हारा वीएम, नदी भी अपना वेग तुम्हें ऐड कर लेगा। तो आगे कितने वेग से जाओगे, वीएम प्लस वीआर से जाओगे।
नदी तुमको आगे ले जा रहा है, तुम भी आगे जाना चाह रहे हो, जाओ। नदी पार कभी नहीं कर पाओगे, यही से तैरते रह जाओगे जीवन भर। अगर नदी पार करना है तो वीआर के भरोसे नहीं कर सकते, वीएम को ऊपर लाना पड़ेगा। तो इधर लाओगे तो वीएम का एक कंपोनेंट आएगा, तो क्यों ना इस कंपोनेंट को मैक्सिमा किया जाए, और इस कंपोनेंट को मैक्सिमा तभी करोगे जब ये थीटा 0 हो जाए, मतलब सीधा ऊपर भागेंगे। क्लियर है, समझ आ गया? चलो स्क्रीन पॉज करके आराम से अच्छे से ये वाली बात लिख लो, स्क्रीन पॉज करके लिख लो, ये सारा फोटो अच्छे से बना लो, है ना, लिख लो ढंग से, और आगे देखो। देखो बेटा, अब ये है तुम्हारा नदी, ये है नदी का वेग वीआर, ये इसमें पानी है, पानी लगातार कहाँ बह रहा है, आगे की तरफ बह रहा है। पानी कहाँ बह रहा है साहब, आगे की तरफ बह रहा है, ठीक है। तो आदमी का वेग नदी के सापेक्ष, ये हो VMR, जैसे निकालते हैं ना आदमी का वेग धरती के सापेक्ष, आदमी का वेग नदी के सापेक्ष, तो नदी के सापेक्ष जो आदमी का वेग होगा वो VMR होगा। या शांत जल में आदमी का वेग, तो ये दोनों बातें एक ही हैं, शांत जल में आदमी का वेग या आदमी के तैरने की क्षमता, एक ही चीज है दोनों। इसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखो, एक रिलेटिव मोशन तो आपने ये पढ़ा है कि एक वस्तु A इधर जा रही है VA से और दूसरा वस्तु B आगे जा रही है VB से, तो इन दोनों का गति एक दूसरे से स्वतंत्र है। A का मर्जी आगे गाड़ी चला के जा रहा है, B आगे जा रहा है ना, B आगे जा रहा है, तो B के सापेक्ष में अगर A का वेग देखो, किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष, तो B अपनी वेलोसिटी उल्टी करके इसमें जोड़ देगा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस ऑफ VB, और फिर VA और VB का रिजल्टेंट इधर जाता हुआ दिखाई देगा B को। A असल में कहाँ जा रहा है, ऊपर, लेकिन B को इधर जाता हुआ दिखाई देगा B के सापेक्ष। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे जो सापेक्षिक गति वो एक अलग तरीका है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम पानी में ही कूद रहे हो, तो आगे जो पानी का फ्लो है वो आपको खींच के आगे लेके जा रहा है, मतलब असल में आपको एक वेलोसिटी दे रहा है वो। यहाँ पे तो सापेक्षिक महसूस हुआ, अलग अलग मोशन है, यहाँ पे ये वेलोसिटी आपको दे रहा है। इसमें समझिए, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं, असल में वेलोसिटी ऑफ मैन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एक ही बात है। वही लिखा है मैंने, आदमी का वेग नदी के सापेक्ष या शांत जल में आदमी का वेग एक ही बात है। शांत जल में आदमी जिस क्षमता से तैर सकता है वो आदमी के तैरने की क्षमता हो गई। मान लो पानी रुकी हुई है, आदमी जिस क्षमता से तैर सकता है, आदमी के जो तैरने का वेग होता है, असल में शांत जल में आदमी का वेग हुआ, आदमी के तैरने की क्षमता है, ये दोनों चीजें एक ही। आदमी का वेग नदी के सापेक्ष, क्योंकि नदी के सापेक्ष देखोगे तो नदी को विराम में मानोगे, और नदी को विराम में मान के देखोगे मतलब शांत जल है। तो ये जो तीनों बातें वो सेम है, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। देखो, मान लो कि एक यहाँ पे एक लीफ, पत्ता समझते हो ना, पत्ता, एक पत्ता रख दिया, पत्ते टाइप का कुछ रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, या बोट मान लो, और बोट है ये विराम में, ये खुद बोट थोड़ी ना अपने आप तैरता है, ये बोट है बस, या लीफ मान लो सिंपल सा, और तुम नदी में कूद गए। तुम कहाँ कूद गए? नदी में। ये रहे, तुम नदी में कूद गए और तुम भी तैर नहीं रहे, स्विमिंग नहीं कर रहे। केस 1 मैं समझा देता हूं, अच्छे से लिखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 1, आदमी नहीं तैर रहा, आदमी तैर ही नहीं रहा साहब, उसकी मर्जी, वो तैरना ही नहीं चाहता, आदमी चला गया बस। अब अगर मैं आदमी का वेग जमीन से देखूं तो क्या वो 0 होगा? आदमी तैर ही नहीं रहा, क्या वो 0 होगा? नहीं, वो वेलोसिटी ऑफ r के बराबर होगा। क्यों? आदमी तैर नहीं रहा, लेकिन नदी तो बह रही है, नदी के प्रवाह की वजह से नदी आदमी को तो अपनी तरफ खींच लेगा। तो जमीन पे बैठ के देखोगे, आदमी अपना तैर नहीं रहा, ऐसा है, पड़ा हुआ है, पानी में जाके पड़ गया, तो भी वो नदी के बहाव के साथ आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी, कौन? ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी देखेगा कि उसका वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो क्या होगा? तो ये तैर तो नहीं रहा, तो यहां पे एक पत्ता जो तूने रख दिया था, लीफ, पत्ता समझते हो ना, या लकड़ी मान लो, लकड़ी, बताओ इसमें पानी का वेग आगे कितना है?
वी आर। लकड़ी ऐसी पड़ा हुआ है तो उसका वेग क्या होगा, वी आर। आदमी कितने स्पीड से आगे जाएगा, वी आर। आदमी तैर नहीं रहा लेकिन पानी के बहाव की वजह से वी आर होगा। तो जल के सापेक्ष इसका वेलोसिटी देखोगे तो दोनों आगे जा रहे हैं वी आर से, तो जल के सापेक्ष वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और तुमने क्या बोला था, आदमी तैर नहीं रहा, तो जब आदमी की स्विमिंग करने की क्षमता ही नहीं, आदमी तैर नहीं रहा, तो जल के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। ठीक है ना। अब सुनना केस 2, तुम्हें यहां समझ आ जाएगा। आदमी वीएम वेग से तैर रहा है, एकदम आसान बना के मैं आपको बता देता हूं, ये चीजें सिखा दूंगा। कितने वेग से तैर रहा है, वीएम वेग से। अगर आदमी वीएम वेग से तैर रहा है तो जमीन पे बैठे हुए आदमी को क्या दिखाई देगा, वो खुद वीएम वेग से तैर रहा है। मान लो आगे आदमी किस वेग से तैर रहा है, वीएम वेग से तैर रहा है। आदमी तैर रहा है, देखो ये आदमी तैर रहा है वीएम वेग से, ऐसे ऐसे मार रहा है, वीएम वेग से जा रहा है। अब तैर तो वीएम वेग से रहा है, लेकिन मुझे क्या दिखाई देगा, वीएम प्लस वी आर। क्यों दिखाई देगा वीएम प्लस वी आर, क्योंकि नदी भी तो अपने साथ उसको बहा के लेके जा रहा है और आदमी तैर भी रहा है। तो आदमी की तैरने की क्षमता में वी आर जोड़ देते हैं, वो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि जमीन से मैं देखूंगा तो आदमी कुछ भी करेगा वो उसका अपना होगा और नदी उसको आगे लेके जाएगी, मतलब ये मैं जोड़ूंगा ही हमेशा। लेकिन जब मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वो ये होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कर दूंगा तो असल में जिस वेग से आदमी तैर रहा था वही वीएम आ जाएगा। अच्छा वो छोड़ो, बताओ यहां पे पत्ता भी कितने से चल रहा है, वीआर से। जल वाटर का ड्रॉप कितने से चल रहा है, वीआर से। आदमी कितने से चल रहा है, वीएम प्लस वीआर से। क्यों, क्योंकि नदी बह रही थी तो आदमी को भी बहाएगा, आदमी को थोड़ी ना छोड़ देगा, और आदमी खुद अपनी क्षमता से वीएम से तैरना चाह रहा था। तो आदमी का वेग हो गया वीएम प्लस वीआर। अब इस पानी के रिस्पेक्ट में या लकड़ी के रिस्पेक्ट में देखोगे या वाटर के रिस्पेक्ट में देखोगे, जल के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो वो अपनी वेलोसिटी इसमें से घटा के देखेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वीएम प्लस वीआर। तो वीएम प्लस वीआर, देखो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को ये लिखोगे ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या आएगा, ये आएगा वीएम, तैरने की क्षमता, तैरने की रफ्तार, तैरने का रफ्तार, ये किसके बराबर हो जाएगा, वीएमआर। वीएमआर तो मैन की वेलोसिटी असल में क्या है, वीएम प्लस वीआर, और इसके सापेक्ष दे रहे हो तो ये अपना घटा लेगा, तो वीआर से वीआर कट जाएगा, तो कितना सापेक्ष कितना दिखाई देगा, वीएम तैरने की क्षमता, तैरने की क्षमता। तो जब तुमसे लिखा हो ना कि मैन 3i कैप प्लस 4j कैप से तैर रहा है, तो असल में जल के सापेक्ष वो वेलोसिटी जिससे वो तैर रहा है। देखो जमीन पे बैठा हुआ आदमी, असल में आदमी किस वेग से तैर रहा है वो नहीं देख सकता है, क्योंकि जमीन पे बैठा हुआ आदमी इसके तैरने की क्षमता प्लस नदी अपने वेग से इसको बहाएगा, और दोनों जोड़ के देखता है। तो आदमी किस वेग से तैर रहा है ये जमीन से नहीं दिखता। जमीन से क्या दिखता है, जमीन से दिखता है आदमी किस वेग से तैर रहा है, उसमें जोड़ देते हो तुम नदी का वेग, ये दिखता है जमीन से। और पानी में बैठ के क्या दिखता है, पानी में बैठ के समझिएगा, पानी में बैठ के क्या दिखता है, मान लो कि पानी में बैठे हो, मतलब पानी में बैठे हो मतलब तुम लकड़ी हो, या पानी के सापेक्ष दे रहे हो मतलब वाटर ड्रॉपलेट हो। पानी खुद कितने से जा रहा है आगे, वीआर से। आदमी कितने से तैर रहा है, वीएम से, लेकिन पानी इसको भी खींच के लेके जाएगा वीआर से। तो जब जल के सापेक्ष देखोगे तो इसकी वेलोसिटी वीएम प्लस वीआर में से माइनस वीआर करोगे तो सिर्फ वीएम बचेगा। तो आदमी का वेग नदी के सापेक्ष दिया हो सवाल में कि आदमी का वेग नदी के सापेक्ष है 5, या शांत जल में आदमी का वेग है 5, या आदमी के तैरने की क्षमता है 5, एक ही बात होती है। सबसे ज्यादा बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है बेटा, सबसे ज्यादा बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है, उसको ये तीनों चीजें सेम कभी नहीं लगती, उसको समझ ही नहीं आता कि आदमी का वेग नदी के सापेक्ष और आदमी का वेग शांत जल में एक ही बात है। अरे नदी के सापेक्ष देख रहे हो तो नदी अपने आप को बिना में मानेगा, मतलब नदी तो शांत हो गया, तभी तो उसके सापेक्ष देख रहे हो, और तैरने की जो क्षमता होती है वो नदी देख पाता है। चलो एग्जांपल से करते हैं, जैसे मान लो वीआर 4 है मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहे हैं। अब आदमी नहीं तैर रहा था, वो शांत जल में बैठा है, तो आदमी कितने से आगे जाएगा, 4 से आगे जाएगा, नदी वहां के लेके जाएगी, ये भी 4 से आगे जाएगा, ये भी 4 से साहब आगे जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0।
क्यों? क्योंकि आदमी तैर नहीं रहा। आदमी तैर नहीं रहा तो किसके रिस्पेक्ट में जीरो होगी? रिवर के रिस्पेक्ट में। तो आदमी नहीं तैर रहा तो देखो आंसर जीरो आ गया। आदमी तैर ही नहीं रहा साहब। इसको क्या दिखाई देगा? ग्राउंड से। ग्राउंड से 4 दिखाई देगा। क्यों 4 दिखाई देगा? क्योंकि नदी तो इसको 4 से बहा के लेके जाएगी। समझ आ रहा है? असल वेलोसिटी आदमी के तैरने का क्षमता कौन देख पाता है? जमीन पे बैठा हुआ आदमी नहीं, पानी में बैठा हुआ आदमी। अच्छा, मान लो आदमी 5 से तैर रहा है, तो आदमी 5 से तैर रहा है, नदी उसको 4 से बहा रही है। आदमी 5 से तैर रहा है, नदी उसको 4 से बहा रही है, तो कितने रफ्तार से आदमी जाता हुआ आगे दिखाई देगा? 9 से। ये क्या देखेगा? 9 देखेगा। मतलब ये नदी और पानी दोनों जोड़ के देखेगा। ये वाला वाटर ड्रॉपलेट क्या देखेगा? ये देखेगा ये खुद 4 से जा रहा था, ये 9 से जा रहा था। 9 - 4 5। मतलब नदी के तैरने की क्षमता और सॉरी आदमी के तैरने की क्षमता और आदमी का वेग नदी के सापेक्ष एक ही चीज होता है। आदमी के तैरने की क्षमता और आदमी का वेग नदी के सापेक्ष एक ही चीज होता है। क्लियर है बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, मान लीजिए ये है आपका नदी और नदी में पानी जो बह रहा है वो इस दिशा में बह रहा है। नदी में पानी का जो वेग है वो है VR आगे की तरफ। कितनी वेग है? VR वेग से नदी में पानी बह रहा है आगे की तरफ। ठीक है, आप इसमें कूद गए साहब, और आप कूदने के बाद इस दिशा में मान लीजिए VM से वेग से गए, जो नदी के लंबवत से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो नदी पार करने में कितना समय लगेगा यदि नदी की चौड़ाई d है? अब समझना बेटा, कल मैं बहुत अच्छे समझाया था कि नदी का जो वेग है वो x की तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है नदी का वेग x की तरफ। अगर कोई आदमी उधर जाना चाहता है ऊपर, तो नदी क्या कर सकता है? अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, उसको लंबवत दिशा में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस VM का 2 घटक लेंगे। एक घटक होगा ऊपर की तरफ VM VM cos थीटा, और पीछे की तरफ होगा VM sin थीटा। कितना बात समझ में आता है? अब नदी क्रॉस कितने वेग से करेगा? तो नदी क्रॉस कराने का कौन सा वेग है? क्या VR से नदी क्रॉस करेगा? नहीं, VR तो x में है। क्या VM sin थीटा से नदी क्रॉस करेगा? नहीं। तो किससे नदी क्रॉस करेगा? VM cos थीटा से। तो नदी क्रॉस करने में जो समय लगेगा, क्या कह रहा हूं मैं? नदी क्रॉस करने में जो समय लगेगा वो समय होगा नदी की चौड़ाई बटा नदी के विड्थ के अलोंग जो आपका चाल है। नदी के विड्थ के अलोंग चाल क्या है? VM cos थीटा। नदी के विड्थ के अलोंग जो आपका चाल है वो है आपका VM cos थीटा। अब आदमी को नदी आगे की तरफ खींच रहा है VR से, और आदमी का एक वेग का घटक पीछे की तरफ है। तो आदमी का वेग है ना, इफेक्टिव वेग जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, x अक्ष की दिशा में, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका VM माइनस VM sin थीटा, VM sin थीटा माइनस VR क्यों? क्योंकि आदमी पीछे जाना चाह रहा है और नदी उसको आगे खींच रही, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब नदी क्रॉस करने में आदमी को जो समय लगेगा वो इतना लगेगा। तो अब इस समय पे चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि जो समय लग रहा है इसको नदी पार करने में y अक्ष की दिशा में, क्योंकि y अक्ष की दिशा में इसकी चाल हो गई VM sin थीटा, और y की दिशा में x का नदी का वेग कोई फर्क नहीं डालेगा, तो ये समय लग गया। अगर मैं समय को करना चाहता हूं न्यूनतम, समय को क्या करना चाहता हूं मैं? न्यूनतम। तो समय को न्यूनतम करने के लिए नदी की चौड़ाई तो मैं बदल नहीं सकता। नदी की चौड़ाई तो एक बार d है तो d ही रहेगी। अच्छा, मैं अपने तैरने की क्षमता VM ही रख सकता हूँ, VM से ज़्यादा या कम कर नहीं सकता हूँ। तो ये वाला जो टर्म है ना मेरा, ये वाला जो टर्म है ये फिक्स्ड है, नियत है। ये कैसा है? नियत है, ये फिक्स्ड है। और ध्यान से मैं देखूं तो ये टर्म तुम्हारा फिक्स्ड है। इसको न्यूनतम करने के लिए इन दोनों को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अपन चाहेंगे कि ये मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, 1 अपॉन नीचे वाला टर्म मैक्सिमम होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। और इसका cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? आराम से सोच के बताइए, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो T मिनिमम जो होगा वो होगा आपका d बटा VM। क्या होगा? d बटा VM। और यहाँ पे
कॉस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और कॉस थीटा की 1 वैल्यू कब होती है? जब थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। अगर कॉस थीटा 1 है तो थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आदमी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे भागेगा। और थीटा मैंने मेजर कहाँ से किया था? नदी के लंबवत दिशा से, मतलब नदी के चौड़ाई के सापेक्ष से थीटा एंगल। ये थीटा कितना होना चाहिए? 0। तो न्यूनतम समय के लिए आदमी भागेगा कहाँ? इस दिशा में। तो ये प्रूफ भी हो गया जो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था कि न्यूनतम दिशा में आदमी किस तरफ भागेगा। तो देखो बेटा, यहाँ से प्रूफ हो गया कि न्यूनतम समय में नदी पार करने के लिए आदमी नदी के प्रवाह से 90 डिग्री कोण पर तैरेगा। अब तो ऐसा नहीं कि रट लेना 0 डिग्री, 0 डिग्री बिल्कुल रटना, लेकिन कहाँ से 0 डिग्री ये याद रखना, कहाँ से 0 डिग्री। तो नदी के चौड़ाई की तरफ, मतलब नदी, देखो ये नदी है, नदी में देखो पानी ऐसे नहीं बह सकता। कोई ऐसा नदी है क्या? ये नदी और पानी ऐसे बह रहा है? अरे नदी में तो पानी ऐसे बहता है ना साहब, आगे जाएगा। तो नदी का प्रवाह ऐसे है, VR ऐसे है। नदी क्रॉस करना है, मतलब नदी के लंबवत दिशा में आपको ऐसे जाना है। तो न्यूनतम समय में एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आप जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर से कितना कोण हो गया? 90 डिग्री। तो अब ये कंसेप्ट समझने के बाद तुम्हें 0 डिग्री 90 डिग्री रखना नहीं है, कंसेप्ट समझना है। और कंसेप्ट समझने के बाद आंसर आपको सवाल अच्छे से पढ़ के देना है। अगर आपसे पूछ रहा है ऐसे पाथ बना दिया, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किधर जाएगा? तो 2 में जाएगा, सीधा सीधा यहां से इस लाइन में जाएगा। और अगर आपसे नदी के प्रवाह से पूछ रहा है कि नदी के प्रवाह से कितने बेग पे जाएगा, दिशा में जाएगा, नदी के बेग से, प्रवाह से, तो नदी का प्रवाह आगे की तरफ है और न्यूनतम समय में पार करने के लिए इस लाइन पे जाएगा। तो कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बच्चा ये बार पढ़ लेता है, समझ लेता है, लेकिन फिर भूल जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे सवाल डायरेक्टली नीट में पूछ लेते हैं तो आप इसको ना भूलें और आप इसको छोड़ दे, अभी यहां से यहां तक लिख ले। कहां से कहां तक लिखे? ये पूरा कहानी आप लिख ले। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके इसको पहले अच्छे से लिखे, ठीक है? अब आगे देखिए। अब देखिए न्यूनतम समय के लिए मान लो ये मैंने बनाया नदी, ये है नदी के प्रवाह VR, ये है तेरा चौड़ाई D। अब आदमी पे डिस्कस हो चुका है कि न्यूनतम समय के लिए आदमी किस दिशा में भागेगा। आदमी, नदी उसको भले ही आगे की तरफ खींचे, लेकिन आदमी पूरी जान लगा के इसी लाइन पे भागेगा VM से, पूरी क्षमता से पूरी जान लगा के इसी लाइन पे तैरता हुआ जाना चाहेगा आदमी, इसी लाइन पे तैरता हुआ जाएगा। अब मैं जमीन पे अगर बैठ के देखूं तो आदमी मुझे क्या इसी लाइन पे जाता हुआ दिखाई देगा? नहीं। आदमी का वेग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में y अक्ष के अनुदिश vm होगा। आदमी का वेग जमीन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, y दिशा में, आदमी का y दिशा में वेग vm होगा। आदमी हमेशा और हमेशा पूरी क्षमता से लगातार जान लगा के नदी के चौड़ाई की तरफ भाग रहा है। नदी भी प्रवाहित है, नदी रुका हुआ नहीं है। नदी VR वेग से आदमी को आगे खींचेगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x अक्ष, x अक्ष में मैं पूछ रहा हूं, तो क्या होगा? VR होगा। मतलब असल में आदमी तो इसी लाइन पे भाग रहा है, लेकिन नदी इसको अपनी तरफ खींच लेगा VR से। तो आदमी एक्चुअल में जमीन के सापेक्ष इस लाइन पे जाता हुआ दिखाई देगा और कहीं यहां पहुंचेगा। न्यूनतम समय में आदमी नदी पार करना चाहता था, तो आदमी गया कहां था? सीधा। लेकिन क्या असल में आदमी इसी लाइन पे चलेगा और यहां पहुंचेगा? देखो मैं ऐसे नदी है, जैसे मान लो कि साहब ये नदी है, ये तुम्हारी तरफ बह रही है, तुम्हारी तरफ बह रही है, मैं नदी में बैठ जाऊं तो प्रवाह मुझे आगे खींच लेगा। अब मुझे नदी पार करना है तो मैं पूरी जान लगा के इधर इधर तैर के जाऊंगा, पूरी क्षमता से मैं इधर ही तैरता रहूंगा। नदी अपना काम कर ले, जो करना है उसको अपनी तरफ खींचना है, मुझे खींच ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा? क्या मैं नदी के खींचने का विरोध करूं? अगर मैं अपनी एनर्जी को
नदी आगे मुझे खींच रहा है, इसका विरोध करूं, मैं पीछे जान लगाऊं, तो ऐसा हो जाएगा कि नदी आगे बह रहा है वीआर से और मैं इसके आगे खींचने का विरोध करूंगा और पीछे वीएम से जाऊंगा, तो नदी कैसे क्रॉस कर पाऊंगा? मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि नदी मुझे आगे खींचना चाहता है, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं। अरे भाई, नदी तुम एक्स में खींचना चाहता है ना, एक्स का मोशन का प्रभाव वाई में नहीं पड़ता है ना, वाई में जाना है तुम्हें नदी क्रॉस करने के लिए, वाई में जाना है, तो तुम अपनी क्षमता से वाई में जाओ ना। इसलिए बोला नदी अपने दम पे पार की जाती है। नदी पार करने में जो समय आएगा वो आदमी का ही आएगा। रिवर, नदी कभी आपको नदी पार करने में मदद या विरोध नहीं करता है। नदी कभी भी नदी पार करने में आपकी मदद या विरोध नहीं करता है। क्लियर है ये बात? तो अब ध्यान से सुनिएगा। न्यूनतम समय आपको पता है कि पूरी जान लगा कि इस लाइन पे तैरता गया है आदमी, लेकिन असल में यहां पहुंचा है, जिसको कहते हैं आप अपवहन। क्या कहते हैं? इस दूरी को आप कहते हैं अपवहन, ड्रिफ्ट, जिसको नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साहब? ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो समय कितना लगेगा पार करने में? समय बराबर होता है दूरी बटा वेग। यहाँ पे त्वरण किसी का नहीं है, ना नदी त्वरित है ना आदमी त्वरित है। तो दूरी, ये रहा दूरी, और इस दूरी के सापेक्ष वाई की तरफ वेग कितना है? डी बटा वी एम। तो याद रखना, तुम्हें नदी का वेग देगा, तुम्हें आदमी का वेग देगा और समय पूछेगा, तो नदी के वेग का कोई काम ही नहीं है नदी पार करने में। मैं कहीं भी तैरूंगा, सुन मेरी बात सुन, मैं ना यहां तैर रहा हूं, ऐसे देख, मैं ना इस दिशा में तैर रहा हूं, नदी मुझे आगे खींच रही, मतलब नदी पार करने में कितना समय लगेगा? अब भाई सुनना, ये वीएम है, ये वीएम का घटक नदी के चौड़ाई की तरफ कुछ आएगा, वीएम cos थीटा sin थीटा, ये मुझे नदी पार कराएगा। वीआर मुझे नदी पार नहीं कराएगा। नदी का बेग जो आगे वो मुझे नदी पार नहीं कराएगा। नदी पार मेरे बेग का घटक ही कराएगा। या मैं बेग इधर रखूं, 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 इधर रखूं, इधर रखूं, जो भी तुम्हारा वीएम होगा, जिस तरफ तुम तैरोगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे बेग का लंबवत घटक कुछ आएगा, तुम्हारे बेग का लंबवत घटक आएगा, तुम्हारे बेग का लंबवत घटक आएगा, नदी की चौड़ाई की तरफ आएगा, वही तुम्हें नदी पार कराएगा। ठीक है, तो हम अगर न्यूनतम समय में नदी पार करना चाहते हैं तो हम पूरी क्षमता से अपना पूरा जान लगा के उस तरफ भागेंगे जिधर नदी क्रॉस करना है। हम पूरी क्षमता से इधर भागेंगे। मेरी क्षमता है वीएम, मेरी तैरने की क्षमता है वीएम, मैं वीएम से इधर भागूंगा। तो न्यूनतम समय कितना लगेगा? नदी की चौड़ाई दूरी बटा वेग हो जाएगा ये समय। ये मिनिमम समय नदी पार करने में लगेगा। और नदी पार करते करते मैं आगे कुछ चला जाऊंगा, आगे कितने दूरी पे जाऊंगा, उसी दूरी को अपवहन कहते हैं। उस दूरी को क्या कहते हैं? अपवहन कहते हैं, जिसको नाम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो बताइए, अपवहित कितना हो जाऊंगा? क्या मैं होना चाहता था कि ये मेरी वजह से अपवहन हुआ है? नहीं, मैं तो सिर्फ नदी क्रॉस करना चाहता था। मैं अपनी पूरी क्षमता से पूरी जान लगा के नदी के चौड़ाई की तरफ तैर रहा था। तो फिर मैं आगे कैसे गया? नदी के प्रवाह की वजह से मैं आगे फिसल गया थोड़ा सा, नदी मुझे खींच के आगे ले गई। मैंने नदी का विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं एक्स में अपना एनर्जी लॉस नहीं करना चाहता था। नदी क्रॉस करने के लिए मुझे वाई में जाना था, तो मैंने पूरी जान लगा के वाई में तैरा, पूरी जान लगा के वाई में तैर रहा था मैं। नदी मुझे आगे खींच रही थी, खींच ले, मुझे तो उस तरफ जाना है न्यूनतम समय में। तो पूरा वेग, पूरा मेरे तैरने का क्षमता कहां दूंगा मैं? पूरी तैरने की क्षमता कहां दूंगा मैं? वाई में दूंगा। और नदी मुझे थोड़ा सा आगे खींच लेगी तो खींच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का जो वेग है उसका प्रभाव वाई में नहीं होगा, और वाई में जिधर मैं तैर रहा था उस वाई का प्रभाव एक्स में नहीं होगा। तो अपवहन किसके वजह से हुआ है? अपवहन मतलब दूरी, एक्स की दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? वेग इंटू समय। एक्स में कौन खींच रहा है? नदी, वी आर, इंटू समय, ये समय। जितने समय में मैं यहां से यहां तक आया हूं, वाई में यहां से यहां तक गया हूं, और एक्स में यहां से यहां तक गया हूं, ये अपवहन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वी आर इंटू डी बटा वी एम। डी बटा वी एम असल में क्या है? नदी पार करने में लगा समय। तो ये अपवहन का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? ये अपवहन। अपवहन की वैल्यू कितनी आएगी? वी आर इंटू डी बटा वी एम। क्या आपको एकदम केस समझ में आ गया? कौन सा केस था ये? न्यूनतम समय का। न्यूनतम समय का। ठीक है, आराम से स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। आगे देखिए, आदमी शांत जल में 30 मीटर पर सेकेंड तथा नदी का वेग 50 मीटर पर सेकेंड है, तो अपवहन तथा नदी पार करने में लगे समय का मान बताए, जहां नदी की चौड़ाई 200 मीटर है। देखिए साहब, सवाल पढ़िए लीजिए। आदमी का वेग शांत जल में 30 है, मतलब तैरने की क्षमता यह है 30 मीटर पर सेकेंड, तथा नदी का वेग है 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर है आपका
50 मीटर पर सेकंड। ज्यादा तेज कौन है, नदी का प्रवाह कि मेरे तैरने की क्षमता? नदी का प्रवाह कितना है, 50 है, मेरे तैरने की क्षमता कम है, क्या मैं नदी पार कर पाऊंगा? हाँ, क्योंकि नदी पार करने के लिए मैं भागूंगा इधर, और इस दिशा में इस VR का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 मीटर पर सेकंड होगा, मेरे तैरने की क्षमता 1 मीटर पर सेकंड है, नदी की प्रवाह 1000 मीटर पर सेकंड है, तो भी मैं नदी पार कर सकता हूं भाई। होगा क्या, मैं 1 से इधर जाऊंगा, नदी 1000 से मुझे इधर खींच लेगी, तो मैं यहां से चलूंगा, शायद मैं वहां पहुंच जाऊं कहीं, लेकिन नदी तो पार करूंगा, क्योंकि नदी का वेग ना तो मुझे नदी पार करने से रोक सकता है, ना ही नदी पार करने में मेरी मदद करेगा। नदी अपने दम पे पार की जाती है, नदी अपने दम पे पार की जाती है, मतलब नदी पार करने में मैं खुद अपनी क्षमता से नदी पार कर सकता हूं। और मेरे तैरने की क्षमता क्या है, VM। मेरे तैरने की क्षमता क्या है साहब, VM। तो बताओ नदी पार करने में कितना समय लगेगा? अगर वो मिनिमम की बात कर रहा है तो मैं पूरी क्षमता से इधर तैरूंगा, पूरी क्षमता से इधर तैरूंगा, तो समय बराबर दूरी, दूरी तो बोल 200 बटा बेग, बेग बेग 30, ये क्या हो जाएगा 20 बटा 30 सेकेंड, 20 बटा 30 सेकेंड। अब आपसे पूछा ड्रिफ्ट कितना होगा साहब, तो मैं कहीं यहां पहुंचूंगा, इसको कहेंगे अपन ड्रिफ्ट। तो बताओ अपवहन कितना होगा? अपवहन हो जाएगा आपका आगे की तरफ, नदी आपको खींचेगा VR से, और आपको समय लग रहा है T, तो VR की वैल्यू बोलो 50 और समय लग रहा है 20 बटा 3, ठीक है ना? तो 50 दूना 10, 10 बटा 1000 बटा 3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये सवाल स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। अब वहन तथा नदी पार करने में लगे समय का मान, लगे समय का न्यूनतम मान, मतलब न्यूनतम समय, न्यूनतम मान ना, नहीं तो समय तो कुछ भी हो सकता है, ये तुम इधर उधर भागोगे तो भी तो नदी क्रॉस कर ही सकते हो ना अपने बेग के, नदी की चौड़ाई की तरफ जो आपका बेग का घटक होगा उससे। न्यूनतम समय पूछे तभी ये काम कर सकते हैं, अपन से क्या पूछे, न्यूनतम समय पूछे तभी ये काम कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, लिख लिया क्या? आगे देखो, सुनो आप ढंग से। अब होता है, एक तो होता है न्यूनतम समय और दूसरा होता है न्यूनतम पथ। न्यूनतम पथ, न्यूनतम पथ क्या होता है देखो, नदी पार करने में कितना भी समय लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आलसी आदमी हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है नदी पार करने में कितना समय लगे ना लगे, लेकिन ना मुझे जो नदी पार करना है ना वो न्यूनतम पथ से पार करना है। या मैं ऐसा बोल दूं, नदी का प्रवाह VR आगे है, मैं ऐसा बोल दूं कि मैं यहां से नदी पार करना शुरू करता हूं, जस्ट जहां से नदी पार करना शुरू किया है वहीं पे विपरीत बिंदु पे पहुंच जाऊं, मतलब दूसरे किनारे के जस्ट विपरीत बिंदु पे पहुंचना है। न्यूनतम पथ के लिए दूसरे किनारे की नारे पर जस्ट विपरीत बिंदु पे पहुंचना है, जस्ट विपरीत, पहुंचना है। तो ये तो यार तभी संभव हो पाएगा जो नदी नहीं बह रही हो, जब नदी बह ही नहीं रही, VR है ही नहीं, नदी नहीं बह रही, VR नहीं है साहब, VR नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहां से तैरना सीधा इस लाइन पे शुरू करूंगा, यहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर VR है तो मुझे आगे खींचेगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर VR नहीं है तो मैं इस लाइन पे यहां से चलना शुरू करूंगा A से, और जस्ट उस विपरीत बिंदु पे B पे पहुंच जाऊंगा आराम से इस लाइन पे जाते हुए। नदी बह ही नहीं रही, शांत जल है, नदी का पानी रुका हुआ है, तो आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर नदी बह रही है, नदी का वेग है साहब कुछ VR, तो इस लाइन पे मैं जाऊंगा तो नदी तो आगे खींच ही लेगा मुझे, और नदी आगे खींच लेगा तो पक्की बात है मैं कहीं यहां पहुंचूंगा। इस लाइन पे आदमी तब तैरता है जब उसको न्यूनतम समय में नदी पार करना होता है, एकदम जल्दी में होता है वो। अब मान लो मैं जल्दी में हुई नहीं यार, मुझे नहीं है जल्दी नदी पार करने की, मुझे बस नदी इस तरीके से पार करना है कि जस्ट मैं विपरीत बिंदु पे पहुंच सकूं, मेरा उद्देश्य ये है, या A से चलूं और B पे पहुंच सकूं। इसके लिए मैं किस दिशा में भागना चाहूंगा, तो इसके लिए मैं इस दिशा में तैरूंगा। ये VM क्या है, मेरे तैरने की क्षमता, और यूं कहूं कि नदी के सापेक्ष वेग,
या यूं कहूं शांत जल में नदी का वेग, ये इधर भी है। मैं इस लाइन पे तैर रहा हूं, इस लाइन पे तैर के जा रहा हूं। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप इस लाइन पे तैर के जाओगे तो आप यहां पहुंच पाओगे? तो इस बात की गारंटी तब होगी जब मान लो एक डॉटेड लाइन मैंने यहां से बना लिया, यहां से मैंने ऊपर से थीटा एंगल लिया, प्रवाह से नहीं, प्रवाह से थीटा एंगल लूंगा तो ये 90 से बड़ा होगा, इसलिए 90 से छोटा एंगल देखिए, इसलिए नदी के चौड़ाई से मैंने थीटा एंगल लिया है। अब नदी के चौड़ाई से जब थीटा एंगल लिया है तो इस वीएम का दो घटक होगा, एक होगा पीछे की तरफ, ये होगा वीएम साइन थीटा, और एक होगा वीएम का इस तरफ घटक वीएम कॉस थीटा। क्या होगा बेटा? वीएम कॉस थीटा। इस वेग से मैं पीछे की तरफ तैरना चाहता हूं, नदी के प्रवाह के विपरीत तैरना चाहता हूं, और इस वेग से नदी मुझे आगे खींचेगा। नदी क्या करेगा? मुझे आगे खींचेगा। अगर नदी जितने वेग से मुझे आगे खींचना चाहता था, जितनी क्षमता से मुझे आगे बहा के ले जाना चाहता था, उतनी ही क्षमता से अगर मैं पीछे तैर लूं, अगर मैं उतनी क्षमता से पीछे तैर लूं, तो मैं x में ड्रिफ्ट नहीं होऊंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि नदी का वेग आगे बराबर आदमी का वेग vm साइन थीटा पीछे। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? ऐसा अगर हुआ तो आदमी का वेग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 हो जाएगा x एक्सिस की तरफ, आदमी का वेग इफेक्टिवली x एक्सिस की तरफ 0 हो जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे बैठा होगा वो देखेगा आदमी पीछे नहीं भाग रहा, आदमी पीछे नहीं जा रहा। आदमी तैरना इधर चाहता था, इसका एक घटक पीछे था, लेकिन फिर भी आदमी पीछे नहीं भाग रहा, आदमी आगे भी नहीं जा रहा, नदी उसको आगे नहीं खींच पा रही, आदमी पीछे भी नहीं जा रहा, आदमी यहीं पे दिखाई देगा x में, और vm का दूसरा घटक ऊपर की तरफ आएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे? vm cos थीटा। अब vm cos थीटा y में तो vr का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग y एक्सिस हो जाएगा आपका vm cos थीटा सिंपल। तो y दिशा में नदी क्रॉस करने के लिए, नदी पार करने के लिए y दिशा में नदी पार करने के लिए आदमी जो समय लेगा वो कितना लेगा? तो समय बराबर हो जाएगा आपका चौड़ाई दूरी बटा वेग। ये है नदी की चौड़ाई d, ये नदी की चौड़ाई d, तो ये हो गया आपका d बटा उस तरफ उसका वेग कितना है? vm cos थीटा। अब ये समय को मैक्सिमम मिनिमम नहीं करना है, अब ये इस पे मत तुल जाना कि समय को मिनिमम कर दूंगा मैं। अगर तुम समय को मिनिमम करना चाहोगे तो थीटा को रखो 0 डिग्री, तभी cos 0 1 होता है, ये 1 होगा तभी ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा तो आदमी सीधा भाग जाएगा। आदमी जब सीधा ही भाग जाएगा तो vm साइन थीटा गड़बड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये इधर नहीं आया वेग तो vr उसको आगे भगा लेगा, तो पाथ न्यूनतम नहीं होगा। तो एक बार में या तो पाथ ही मिनिमम हो सकता है या समय ही मिनिमम हो सकता है, दोनों को मिनिमम एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो पहला केस है न्यूनतम समय का, उसके लिए आदमी सीधा भागेगा, और दूसरा केस है न्यूनतम पथ का, उसके लिए आदमी न्यूनतम पथ का, उसके लिए आदमी कहाँ भागेगा? न्यूनतम पथ के लिए आदमी इस दिशा में कहीं भागेगा, और इस दिशा में इस तरीके से भागेगा कि उसका x में पीछे वाला घटक vr आगे वाले घटक के बराबर आना चाहिए। अगर vr बराबर vm साइन थीटा है तो नदी न्यूनतम पथ के द्वारा वो पार कर पाएगा। अच्छा, इसके लिए एक और कंडीशन जरूरी है न्यूनतम पथ से पार करने के लिए। ध्यान से सोचो कि vm का मान vr से ज्यादा ही होना चाहिए। मान लो vr है 10 और vr है 10, मतलब नदी का वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, मानने के लिए बोल रहा हूं, नदी का वेग है 10 मीटर पर सेकेंड और आदमी की तैरने की क्षमता है 8। अब 8 से वो इधर भागेगा तो इसका दो घटक आएगा, एक इधर और एक ऊपर। ये जो घटक आएगा, इस दिशा में जो घटक आया वो 8 से भी कम होगा, मतलब नदी का वेग आगे की तरफ जीत जाएगा और आगे बहा ले जाएगा। अच्छा, मान लो नदी का वेग है 10 और आदमी के तैरने की क्षमता भी मैक्सिमम है 10 से आदमी तैरना चाहता है, तो
तो 10 से तैरना चाहेगा तो 10 का एक घटक ही इधर रख पाएगा, और घटक हमेशा मेन वेक्टर से कम होता है। और मान लो कि पूरा का पूरा नदी को अपोज करने के लिए पीछे तैर गया, अब नदी उसको आगे खींचने से खींच रही है वी आर 10 से, और वीएम पूरा नदी को रोकने के लिए 10 से पीछे भागा, पूरा का पूरा वीएम इधर है। बताओ 1 घंटे बाद आदमी कहां पाया जाएगा? 1 घंटे बाद आदमी इसी जगह पे पाया जाएगा। क्यों भाई इसी जगह पे क्यों पाया जाएगा? क्योंकि समझिएगा प्लीज, क्योंकि आप नदी उसको आगे खींचना चाहता था 10 मीटर पर सेकेंड से, और आदमी पीछे तैर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो नेट वेलोसिटी आदमी का एक्स एक्सिस में क्या हो गया? 0, और वाई में आदमी तैरा ही नहीं था। तो 1 घंटे तक तुम्हें नदी में फेंक दिया मैंने, बोला तैर, है ना, मैंने नदी में फेंक दिया, बोला तैर, और तैर के उधर जा, सीधा जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब नदी के तैरने की क्षमता, नदी के प्रवाह की वेग है 10 मीटर पर सेकंड, तेरे तैरने की क्षमता 10 मीटर पर सेकंड, पूरी जान लगा कर वहीं पे है कर रहा है, 4 घंटे बाद वहीं है करता मिलेगा, कहीं नहीं जा पाएगा। क्यों साहब? क्योंकि नदी का वेग हमारे वेग के बराबर था, तो हम पूरी क्षमता से इसको अपोज करने में लग गए, तो हम ऊपर जा ही नहीं पाए। अगर ऊपर मुझे तैरना है तो यहां पे देख, अगर तुम्हें तैरना है और न्यूनतम पथ से तैरना है तो तुम हार्डली, अगर तुम्हारा वेग कम है तो तुमको इधर जाना पड़ेगा। इसका बड़ा घटक इधर आएगा क्योंकि थीटा कम, तो इसका घटक बड़ा होगा। ये होगा तेरा वीएम, इधर से एंगल देख रहे हो थीटा, तो ये थोड़ा वीएम साइन थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए? वीआर के बराबर होना चाहिए। तभी आदमी का वेग पीछे की तरफ और आदमी को नदी आगे खींचेगा, वो दोनों बराबर हो गया। अब वीएम साइन थीटा, सॉरी थीटा ऊपर है तो वीएम कॉस थीटा ऊपर कुछ आएगा। अगर ये वेक्टर जितना इधर पास लेके जाओगे ऊपर वाला घटक कम होगा, लेकिन ऊपर वाला घटक कुछ होना तो चाहिए, तभी तो नदी क्रॉस कर पाओगे। और जो चीज मैं आपको भौतिक रूप से यहाँ पे समझा रहा था उसको मैं मैथमेटिकली भी समझाता हूँ। यहाँ पे देखना, क्या न्यूनतम पथ के लिए कंडीशन आ गया? न्यूनतम पथ के लिए ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? वही अपवहन 0, और एक्स एक्सिस में वेग क्या है? तो एक्स एक्सिस में इफेक्टिव वेग लिखोगे तो यही लिखोगे ना बेटा, ये 10 मिटा लो, यही लिखोगे ना, Vm sin थीटा माइनस वी आर, या वी आर माइनस वी एम साइन थीटा, वो 0 रखोगे तो Vm बराबर वी आर, मतलब ड्रिफ्ट हो जाना चाहिए 0। और ड्रिफ्ट 0 तभी होगा जब वी आर बराबर होगा Vm साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा वी आर बटा Vm। अब यहां से देखना, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, मैक्सिमम 1 होता है या 1 से कम होता है। तो ये वैल्यू 1 से कम तभी हो पाएगा जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तभी तो ये वैल्यू 1 से कम हो पाएगा। मतलब 1 से कम तभी हो पाएगा जब Vm बड़ा होगा किससे? Vr से। लो भाई, यही तो बात मैं समझा रहा था कि न्यूनतम पथ वाला केस तभी संभव है जब Vm बड़ा होना चाहिए किससे? Vr से। न्यूनतम पथ वाला केस तभी संभव है जब Vr किससे बड़ा होना चाहिए? सॉरी, Vm बड़ा होना चाहिए किससे? Vr से। क्या आपको समझ में आया? तो आपसे खूब सारे नीट 17, 18 में सवाल पूछा है, सिंपल सवाल पूछा है कि न्यूनतम पथ के लिए आदमी किधर भागेगा, कितने वेग से भागेगा। तो न्यूनतम पथ के लिए आदमी किधर भागेगा? तो नदी के प्रवाह से, इधर से, नदी के प्रवाह से हमेशा 90 से ज्यादा कोण पे इस दिशा में भागता हुआ दिखाई देगा। न्यूनतम समय के लिए इस लाइन में भागता हुआ दिखाई देगा, न्यूनतम पथ के लिए इस लाइन में भागता हुआ दिखाई देगा। क्या आपको समझ आ गया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अगर समझ आ गया तो स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है ना? तो न्यूनतम पथ के लिए किधर भागेगा? इधर। कितने कोण पे भागेगा? वो कोण निकालना यहाँ पे सिखा दिया मैंने, कोण निकालना मैंने आपको सिखा दिया। और कितने समय लगेगा? तो समय कोण निकाल लोगे, थीटा पता चल गया तो तुम यहाँ से निकाल लोगे t इज इक्वल टू नदी की चौड़ाई बटा नदी की चौड़ाई की तरफ जो वेग का घटक आएगा वो आप लिख देंगे, नदी की चौड़ाई जो वेग का घटक आएगा वो लिख देंगे। सवाल देखिए, आदमी का वेग शांत जल के सापेक्ष, शांत जल के सापेक्ष 30 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो आदमी के तैरने की क्षमता क्या होगी? 30 मीटर पर सेकेंड। आदमी का जिस वेग से तैर सकता है वो 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, तथा नदी के प्रवाह का वेग, नदी का वेग, सिंपल नदी का वेग 50 मीटर पर सेकेंड है। तो आदमी प्रवाह से कितने कोण पर
कोण पर तैरेगा, क्या करेगा, तैरेगा न्यूनतम पथ के लिए, न्यूनतम पथ के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम याद रखो, सबसे पहले तो ये डायग्राम याद रखो कि नदी का प्रवाह आगे की तरफ है, तो न्यूनतम समय के लिए आदमी किस दिशा में भागता है, न्यूनतम समय के लिए, न्यूनतम समय के लिए आदमी सीधा ऐसे भागता है। क्यों भागता है सीधा ऐसे? क्योंकि नदी पार करना मतलब y में जाना, नदी का बेग है x में जाना, x के बेग का प्रवाह y की तरफ होगा ही नहीं। नदी का बेग आपको ना नदी पार करने में मदद करता है, नहीं नदी पार करने से रोकता है। क्या ये जो VR है वो नदी पार करने में मदद करेगा क्या तेरा? अरे वो तो x की तरफ है, नदी पार करना तो नदी की चौड़ाई की तरफ y में जाना है। क्यों मदद करेगा क्या? नहीं। क्या वो रोकेगा तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं करेगा तुम्हें, नदी पार करने में कुछ नहीं करेगा। वो ज्यादा से ज्यादा उसकी औकात बस इतनी है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें वाई में जाने से रोक ले या वाई में जाने की में मदद करे। वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि तुम्हें एक्स में थोड़ा खींच लेगा। क्या ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गया है? तो न्यूनतम समय में नदी पार करने के लिए आदमी पूरी क्षमता से इस लाइन में भागता है, ठीक है। और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है वीएम और वीआर का। वीआर 1000 मीटर पर सेकेंड है और वीएम 1 मीटर पर सेकेंड है। क्या आदमी नदी पार कर पाएगा न्यूनतम समय से? न्यूनतम समय में हाँ कर लेगा। न्यूनतम समय बराबर चौड़ाई बटा आदमी का बेग। न्यूनतम समय में या किसी भी समय में नदी पार करने के जो समय होता है उसमें वीआर कभी भी नहीं आता। क्लियर है? क्यों नहीं आता? वो एक्स का है और पार करने के लिए आदमी कहां जाएगा? वाई में जाएगा। ये बात समझ आया? दूसरी बात, आराम से न्यूनतम समय में नदी पार कर सकता है, वीआर वीएम कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पे सवाल क्या पूछा है, आदमी प्रवाह से कितने कोण पर तैरेगा? न्यूनतम पथ के लिए। न्यूनतम पथ के लिए मतलब क्या हुआ? न्यूनतम पथ का मतलब साहब ये हुआ कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना। यहां पे ये भी मेंशन होगा कि इस जिस बिंदु